नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चारों ओर का परिवेश इस समय बहुरूपी हो चुका है। बहुभाषी तो है ही, और बहुलता इस देश की, इस दुनिया की और इस ब्रह्मांड की केंद्रीय पहचान है। हम अक्सर एकरूपता के बहुत बड़े पक्षधर के रूप में उभरते जा रहे हैं। हम विभिन्न अकादमियों की बैठकों में जब भाग लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक रूपता पर बहुत अधिक जोर है कि एक तरह का बनो, और एक तरह का बनने में ही एकता की तलाश लोग करते पाए जाते हैं। यह मुझे एक बहुत बड़ी बौद्धिक बीमारी के रूप में दिखाई देती है। जब दुनिया बहुरूपी है, देश बहुरूपी है, समाज बहुरूपी है, तो फिर एक रूपता की यह मांग कितनी अधिक अप्राकृतिक है। और इसी एक रूपता के अनुचित आग्रह या हठ ने ज्ञान की दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया है। पिछले एक वीडियो में हमने आपसे बहुभाषिकता के महत्व को साझा किया था, और उसमें यह कहने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार एक भाषा में अवतरित ज्ञान का दूसरी भाषा में अवतरित ज्ञान से कोई मुकाबला नहीं है। हर भाषा की अपनी प्रकृति है, अपनी स्थिति है, और हर भाषा में ज्ञान एक मौलिक स्वरूप में उतरता है, और उस मौलिक स्वरूप में उतरे हुए ज्ञान का कोई जोड़ किसी अन्य भाषा में उतरे हुए ज्ञान से हम नहीं लगा सकते। हम हर ज्ञान को, हर भाषा में उतरे हुए ज्ञान को उतना ही मौलिक माने, यही प्रकृति की पुकार है। तो बहुरूपता, बहुभाषिकता या हर संदर्भ में बहु होना, मल्टी होना, यह चूँकि प्राकृतिक है, इसीलिए हमें ज्ञान अन्वेषण की दुनिया में, ज्ञान सृजन की दुनिया में एक रूपता की अनुचित मांग को छोड़ देना चाहिए। और अकादमिक बैठकों में जो ये एक रूपता की जुगाली की जाती है, उससे हमें जहाँ तक संभव हो परहेज करना चाहिए। बहुभाषिकता पर बात थोड़ी सी यहाँ निकल ही गई है, तो एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हर भाषा का अपना महत्व है, लेकिन यह मानते हुए भी हमें शिक्षा की दृष्टि से जो मातृभाषा का महत्व है उसे नहीं भूलना चाहिए। कारण कि जब शिशु का मानस विकसित हो रहा होता है और उसमें सबसे पहले एक भाषा का ढांचा आकार लेता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक नोएम चॉम्स्की के अनुसार एक सार्वभौमिक व्याकरण का ढांचा लेकर हम जरूर उत्पन्न होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक या एक से अधिक विशेष भाषा या भाषाओं में हमारा वो सार्वभौमिक ढांचा वाला मानस है, वह विकसित होता है। तो मातृभाषा हम संभवतः उसे कहते हैं जो किसी शिशु के जीवन में पहली बार आकर उसके मानस में बैठकर उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बनती है, और वही उसके भविष्य के जीवन को बहुत दूर तक
संचालित करती है और वह मातृभाषा शिशु के जीवन में माँ की जो भूमिका है, यानी उसके व्यक्तित्व को आकार देने में, उसके बौद्धिक व्यक्तित्व को आकार देने में, उसके भाषिक व्यक्तित्व को आकार देने में जो माँ की भूमिका है, उसी ऋण को स्वीकार करते हुए मातृभाषा शब्द विश्व समाजों ने स्वीकार किया है। तो मातृभाषा का महत्व इस मामले में सबसे अनूठा है, क्योंकि उसी में सबसे पहले शिशु के जो ज्ञान की दुनिया है, जो शिशु के कथ्यों का जो आकार लेना है, उसमें संभव होता है। तो मातृभाषा चाहे जिसकी जो संयोगवश हो, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली, मराठी या हो भाषा या एस्किमो भाषा, कोई भाषा हो, उसी भाषा में उसके प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा नीतियों में दर्ज होनी चाहिए। और जैसे जैसे शिशु की पाठशाला में जो कक्षा क्रम है बढ़ते जाए, वैसे वैसे मातृभाषा से आगे बढ़ते हुए अन्य भाषाओं को भी क्रमशः जगह दी जानी चाहिए। जैसे हम यदि मगही क्षेत्र के एक विद्यालय की बात करें, तो एक बहुत उपयोगी विचार यह है कि तीसरी या पाँचवीं कक्षाओं तक मगही में ही सारी पाठ्य पुस्तकें तैयार हों, पढ़ाने वाले जो शिक्षक शिक्षिका हैं उसी तरह से तैयार हों और उसी प्रकार से पाठ्यचर्या मगही भाषा में ही आकार ले। यह एक आदर्श प्रस्ताव है। धीरे धीरे ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि मगही के साथ उस शिशु को, बच्चे को, बच्ची को आगे की किसी भाषा में जो व्यापक हो, और जिस इलाके की बात हो रही है मगही इलाके की, वहाँ के संदर्भ में खड़ी बोली में उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। खड़ी बोली में उसे अभ्यास के जरिए बढ़ाया जाना चाहिए। और उसका अगला विकास क्रम यह होना चाहिए कि भारतीय संदर्भ में कम से कम एक भारतीय भाषा, अन्य भारतीय भाषा, मगही और खड़ी बोली हिंदी के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा जैसे बांग्ला हो या तमिल हो या मराठी हो, उसमें उसे यथासंभव दीक्षित होने की ओर उन्मुख करना चाहिए। और उसी दौरान एक आधुनिक भाषा जो बहुव्यापक है, अंग्रेजी से उसे जोड़ना चाहिए। भाषा के प्रति हमें पूर्वाग्रही या हठाग्रही नहीं होना चाहिए। हर भाषा का वैसे तो उतना ही महत्व है, लेकिन मातृभाषा के संदर्भ में कुछ इस प्रकार से हम सोचें तो बेहतर है। और इसके साथ शिशु के मानस को एक भाषिक से द्वैभाषिक, त्रैभाषिक और बहुभाषिक बनाने की ओर हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि असली ज्ञान की दुनिया बहुभाषिक ही है। ज्ञान बहुरूपी है, बहुभाषिक है पूरा वातावरण। तो बहुभाषिकता का महत्व है। और इसमें एक ज़रूरी संदर्भ में यह जोड़ देना उचित समझता हूँ कि कई लोग स्वदेशी और विदेशी के चक्कर में आज तक पड़े हुए हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यदि कहा जाए तो आज अंग्रेजी एक विदेशी भाषा नहीं है। मगही भाषी क्षेत्र के इलाके में यदि हम एक कस्बा या शहर को लें तो वहाँ भी अंग्रेजी भाषा की स्थिति द्वितीय भाषा की होती है, सेकंड लैंग्वेज, ऐसा भाषा विज्ञानी कहते हैं। और अंग्रेजी तो आज की तारीख में भले वो बहुत कम प्रतिशत लोगों की व्यवहार की भाषा है, कुछ लोग तो जानबूझकर अपनी तमाम सहज भाषाई स्थिति को नकार के अंग्रेजी में ही संवाद करके प्रदर्शित करते हैं कि हम सभ्यता में बहुत बढ़े चढ़े हैं। यह एक बीमारी है। हिंदी मीडियम फिल्म ने इसी को संबोधित किया था, कहा था कि अंग्रेजी एक क्लास है, एक लैंग्वेज नहीं। क्योंकि लोग अगर अंग्रेजी को एक लैंग्वेज न मान के एक क्लास माने, संभ्रांत वर्ग में शामिल होने का एक जरिया माने, तब तो कोई अच्छी बात नहीं है।
लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का भी उतना ही महत्व है। और अंग्रेजी आज की तारीख में एक भारतीय भाषा है, क्योंकि भारत में अंग्रेजी को लेकर भले कुछ ही लोग संवाद की स्थिति में हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी साहित्य का जो विकास है, बहुत बड़े एक साहित्यकार जैसे श्री अरविंद का नाम आप सब जानते होंगे। उन्होंने सावित्री जैसा महाकाव्य अंग्रेजी में ही लिखा था। और फिर आर के नारायण या राजा राव, कमला मार्कंडेय, ये सब जो अंग्रेजी के बड़े साहित्यकार हैं, या कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम यहाँ भूल रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े साहित्यकार भारतीय संदर्भ में अंग्रेजी के हो चुके हैं और अंग्रेजी की भाषाई स्थिति, राजभाषाई स्थिति, संपर्क भाषाई स्थिति, भारत के दो प्रांतीय लोगों के आपसी संपर्क के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की स्थिति, ये सारी स्थितियां जब बनी हुई हैं, तो हम आज के संदर्भ में अंग्रेजी को अब विदेशी भाषा नहीं कह सकते। और वैसे भी भाषा विज्ञान इसे द्वितीय भाषा कहने का पक्षधर है, क्योंकि द्वितीय भाषा वह भाषा होती है जो आपके वातावरण में एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में मौजूद हो और उसे कोशिश करके लोग औपचारिक तरीके से ही सीख सकते हैं। प्रथम भाषा या मातृभाषा की तरह वह सहज नहीं है और उसे सीखना एक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है और इस प्रकार से एक सांस्कृतिक दबाव होता है उसे सीखने का। तो अंग्रेज़ी पर ये सारे लक्षण घटित होते हैं। जैसे गया शहर के एक व्यक्ति के लिए अंग्रेज़ी द्वितीय भाषा है और भारत के बहुत सारे शहरों के लिए द्वितीय भाषा है। विदेशी भाषा तो वह भाषा होती है जो आपके वातावरण से बहुत दूर कहीं स्थित होती है और उसका कोई भाषिक वातावरण आपके आसपास नहीं होता, जैसे जापानी है, चीनी है, फ्रेंच है, जर्मन है। तो अंग्रेज़ी को एक भारतीय भाषा मानने के आग्रह के साथ, बहुभाषिकता को दिल से स्वीकार करने के आग्रह के साथ मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारा मानस बहुभाषिक बने। हमारे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे बच्चियों का मानस बहुभाषिक बने, लेकिन बिना मातृभाषा को भूले। इसका हम निरंतर प्रयास करते रहें और ज़रूरत पड़े तो ऐसी शिक्षा नीतियाँ पुनर्गठित करते रहें। इसी भाषिक या अकादमिक आह्वान के साथ और एकरूपता के विचार को घातक मानने के आह्वान के साथ मैं यह वीडियो पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और आप इस बहुभाषिक, बहुरूपी, बहुसांस्कृतिक वातावरण का आनंद लें।